अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर आता है तो इट इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो पहला तो ये हो गया, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी जो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि सेकंड प्रॉपर्टी में हम ये कहेंगे कि आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। अगर सेम वेक्टर का, अगर वेक्टर का खुद के ही साथ सेम वेक्टर्स का अगर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करा जाता है तो उसका जो रिजल्ट है वो जीरो वेक्टर के बराबर आता है। इसका रिजल्ट जीरो वेक्टर के बराबर आता है। अच्छा, उसके बाद अगला देखिएगा कि अगर आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर करते हैं तो वो आई कैप क्रॉस जे कैप कर दे तो वो के कैप के बराबर आएगा, और जे कैप क्रॉस के कैप करें तो वो आई कैप के बराबर आएगा, और इसी तरह से के कैप क्रॉस आई कैप अगर करें तो वो जे कैप के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये आई कैप है, इधर लिख दीजिए कि ये जे कैप है, और इधर लिख दीजिए ये के कैप है, और यहाँ पर लगाओ क्रॉस का साइन। इसका मतलब ये है कि आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे, आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, के कैप। ठीक है, और के जे कैप क्रॉस के कैप करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आई कैप। ठीक है, एक मिनट वेट करिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते जी। अच्छा, चलिए चलिए ठीक है जी, कोई नहीं, चलिए ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी नमस्ते। ठीक है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो के कैप आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे कैप आएगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, कि क्रॉस हटा दो कंफ्यूजन होगा। ठीक, ऐसे होता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे, अगर सेम का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो रिजल्ट हमेशा जीरो वेक्टर आएगा। और इसके बाद हम ये कहते हैं थर्ड प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट is anti-commutative। वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी-कॉम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एंटी-कॉम्यूटेटिव होता है। एंटी-कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, एंटी-कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर आई कैप क्रॉस जे कैप की जगह अगर मैं पलट कर ऐसे लिख दूँ जे कैप क्रॉस आई कैप कर दूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते थे डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट करते थे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिखा जा सकता था उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं उसका ऑर्डर बदल दूंगा कि जे क्रॉस का आई कर दूंगा तो फिर वो माइनस के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस कैप टी कैप, ऐसे हो जाएगा। उसी तरह से जे क्रॉस के है, इसको पलट कर के क्रॉस जे कर दिया जाए, के क्रॉस जे अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस का आई कैप। समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव मतलब अगर आपने पलट दिया तो उसका ना साइन बदल जाएगा, ये होता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है वो तो हमें पता ही है कि भाई अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो उन दो वेक्टर्स की हेल्प से बनने वाले एरिया का, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है, उसका मैग्नीट्यूड वो होता है। तो वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लिखवा दूँ अभी। तो उसको छोड़िए, बस इतना ही है, और इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी तो है। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप ये बताइए। बाकी जो इसकी मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस इसकी भी अभी छोड़ रहे हैं, पहले 3D करेंगे। तो पहले सारे चैप्टर्स एक बार हो गए, उसके बाद फिर मिसलेनियस सबके करेंगे और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे भाई। ठीक है, चलिए जी, मैं फिर 3D स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री।
थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमको ये देखना है कि भाई एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, तो हम आई कैप जे कैप के कैप ये हम देख चुके हैं। अब इसके बाद क्या है कि अब इसमें नया क्या हमको देखना है। भाई 3D में तो देखा ना हमने आई कैप जे कैप के कैप, तो वेक्टर्स जो है वो 3D में ही होता है। तो आप ये देखो कि जब मैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें नया क्या देखना है। यहाँ पर ऐसा है कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो लाइन और एक प्लेन, लाइन और प्लेन। अब ये प्लेन वाला तो हमको करना नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ लाइन करनी है, ठीक है। अच्छा, तो लाइन जो है, लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है। जैसे लाइन की इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, y = mx + c या y - y1 = m × x - x1। तो ये लाइन की इक्वेशंस होती हैं। तो आप ये देखिए कि लाइन की इक्वेशन अब हमको वेक्टर्स की फॉर्म में बतानी है। मतलब आप ये देखें कि लाइन की इक्वेशन मुझे x, y और z की फॉर्म में, जैसे x की फॉर्म में होती है और y की फॉर्म में होती है, y = mx + c, तो ये होता है। लेकिन अगर सोचो कि z कोऑर्डिनेट भी आ जाए, मतलब लाइन जो है वो हवा में है, कहीं पर यहाँ हवा में है, तो हवा में है तो मैं कहूँगा अच्छा वो वाली ये इधर डायरेक्शन है, तो z में कुछ डायरेक्शन हो गया, x में कुछ डायरेक्शन हो गया, y में कुछ डायरेक्शन हो गया। तो दो फॉर्म्स हम लेकर चलेंगे लाइन की, एक लेंगे वेक्टर फॉर्म और एक लेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म वही जिसमें x, y और अब तीसरा एक कोऑर्डिनेट z भी आएगा, ठीक है। और एक वेक्टर फॉर्म में i, j और k मिलेंगे हमको, ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि भाई आपसे ये पूछ लिया गया, कुछ आपको कंडीशंस दे दी गई, उन कंडीशंस में ये पूछ लिया गया कि आप आपको इस तरीके से कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, लाइन जो बनेगी उसकी आप वेक्टर फॉर्म बताइए इक्वेशन, तो आप बड़े आराम से कर लोगे, मेथड है उसका, बड़ा आसानी से हो जाएगा। फिर अगर कोई कहे कि नहीं कार्टेशियन फॉर्म बताइए, वो भी आप कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम उसमें आती है जब कन्वर्ट करना होता है कार्टेशियन से वेक्टर में, वेक्टर से कार्टेशियन में, तो वो कैसे करा जाता है, उसका भी एक प्रोसीजर है, वो करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो प्लेन वाला पोर्शन है इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता था, तो प्लेन वाला पोर्शन हट गया, हमको सिर्फ लाइन वाला करना है। तो आप ये देखिए, पहले तो ये मार्क कर लो इस चैप्टर में कि एक तो जो पहली वाली एक्सरसाइज 11.1, एक तो ये करनी है 11.1 के बाद में, फिर उसके बाद आपको करना है 11.2 और 11.2 के बाद आपको 11.3 नहीं करनी, 11.3 नहीं करनी है। और इसके बाद जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में क्या क्या करना है वो मैं मार्क करा दूँगा। तो टोटल आपकी 4 एक्सरसाइज है इंक्लूडिंग 1 मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या करना है वो मैं मार्क कराऊंगा। थर्ड एक्सरसाइज काट दो, फर्स्ट और सेकंड बस 2 करनी है। हाँ, तो जो 3D की हमारी पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में जो इसी के वेक्टर्स के क्वेश्चंस को ही आगे एक्सटेंड करा गया है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे पास कोई वेक्टर होता है, कोई भी अगर वेक्टर है, उस वेक्टर को अगर मान लीजिए हमने बोल रखा है ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर, तो ये जो कैपिटल ए वेक्टर है, अगर मान लीजिए इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, देन ए बी एंड सी, A, B and C are called its direction ratios. A, B and C are called its direction ratios. इनको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। एंड L = cos alpha, M L = cos alpha, M = cos beta, and M = cos gamma are called its direction cosines। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। और इसमें एक रिलेशन वो हमने देखा था। अच्छा, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या है, जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, और वो वेक्टर जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है दैट इज गामा।
तो इसका एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक रिलेशन होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक ये रिलेशन हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, इस पर क्वेश्चंस हैं अब जो दे रखा है आगे एग्जाम्पल में अभी देखूंगा। अच्छा, दूसरा ये कहा जाता है कि एल को अगर मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा दे रखा है तो मैं एल एम और एन निकाल सकता हूँ आराम से, लेकिन अगर अल्फा बीटा गामा नहीं दे रखा है, फैक्टर दे रखा है, और ये कहा जाए कि इस वेक्टर के डीसीज निकालिए, डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए, तो उसका भी वही फॉर्मूला एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और n इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से एल एम और एन की वैल्यू इस तरह से भी निकाली जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे एंगल्स दे रखे हों, तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये रिलेशन होल्ड करेगा हर जगह। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आप एग्जांपल से शुरुआत करिए, पेज नंबर 466 एग्जांपल नंबर 1। पेज नंबर 466 एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 जो है वो ये है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। तो एक्स एक्सेस, जेड एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के साथ जो एंगल बन रहे हैं वो दे रखे हैं। तो अल्फा बीटा गामा दे रखा है। तो अल्फा 90 डिग्री, हाँ अल्फा 90 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, अल्फा 90 डिग्री, बीटा 60 डिग्री और गामा 30 डिग्री। तो ये तीन हमको एंगल दे रखे हैं। अब वो बोल रहे हैं फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। L is equal to cos अल्फा, cos अल्फा मतलब cos 90 डिग्री मतलब 0। M is equal to cos बीटा मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2। N is equal to cos गामा मतलब cos 30 डिग्री, ये कितना होता है √3/2। तो 0, 1/2 और √3/2 इसके डायरेक्शन कोसाइंस होगा। समझ गए? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। If a line has direction ratios 2, -1 and -2, determine its direction cosines। मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं 2, -1 और -2। तो ए की वैल्यू दे रखी है 2, हाँ ए बी और सी दे रखे हैं। तो 2, -1 और -2 ये हमको दे रखा है ए बी सी। तो यहाँ से अब वो बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा लो। तो हाँ L इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो L कितना हो गया, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 और 5 + 4 is 9। तो ये हो गया 2/3। सिमिलरली जब m निकालेंगे तो m क्या हो जाएगा b अपॉन में सीधा √9 लिख रहा हूँ, है ना। तो b की वैल्यू कितनी है -1, तो -1/3। √9 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हर एक में √a² + b² + c², ये बार बार लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो n जो है n कितना हो जाएगा अगेन c अपॉन √9। तो c कितना है -2
अपॉन 3, तो एल एम और एन ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखिए। ये सब तो वेक्टर वाला ही है। हाँ वेक्टर वाला ही है, बस ये 4-5 क्वेश्चंस वही है, ये 4-5 क्वेश्चंस वही है, फिर लाइन का करते हैं। एग्जांपल 3 देखिएगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो हमारे पास एक कोई भी वेक्टर है वो 2 पॉइंट से गुजर रहा है, उसके डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं हमको। तो एग्जांपल नंबर 3, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो -2 4 और -5, तो 2 पॉइंट्स ऐसे बना लो कि एक लाइन है ऐसे और ये 2 पॉइंट से गुजर रही है। एक पॉइंट है -2 4 -5, इसको पॉइंट ए बोल दो, और एक पॉइंट है 1 2 3, इसको बी बोल दो। 1 2 और 3, इसको मैंने पॉइंट बी बोल दिया, तो ए हो गया और बी हो गया। उसके बाद देखिएगा कि अब ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 -2 आई कैप प्लस 2 -4 जे कैप प्लस 3 -5 3 -5 और के कैप, ये हो गया। तो ए बी वेक्टर 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3 आई कैप और 2 -4 हो गया -2 जे कैप। वेक्टर बनाया हमने। हाँ हाँ ए बी वेक्टर। तो अब ये हो गया 3 + 5 यानी कि 8 के कैप। तो वो दोनों होंगे, आपको एक लाइन जो कि 2 पॉइंट से होकर गुजर रही है, आपको क्या करना है, आपको उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो अब मेरे पास ए बी और सी आ गया, अब मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकता हूँ। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 8। तो डायरेक्शन कोसाइंस डी सी इज क्या हो जाएगा, L = A अपॉन √A² + B² + C², ये होगा। L M और N छोड़ दूँ, कर लोगे? ठीक है ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, कर लेना इसको। ठीक है, उसके बाद एक और देखिए, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आधा पेज लगभग जितना भी आपको ज़रूरत हो वो छोड़ देना, कर लेना इसको अपने आप। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x, y एंड z एक्सिस। मुझे x, y और z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x, y एंड z एक्सिस। तो अगर मैं x एक्सिस की बात करूँ, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है और इधर z एक्सिस है। तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x, y एंड z एक्सिस। तो जब मैं x एक्सिस की बात करूंगा तो x एक्सिस को किस तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, फॉर x एक्सिस वी कैन रिप्रेजेंट इट इन वेक्टर फॉर्म एज, भाई हम ये देखेंगे कि x एक्सिस का, हमको x एक्सिस को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। क्योंकि डायरेक्शन जो है x एक्सिस जो है, x एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी, i कैप। ठीक है, तो 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ये हो गया। क्योंकि x एक्सिस की ही अगर इक्वेशन बता रहे हैं तो भाई वो y और z तो उसमें है ही नहीं ना, तो सिर्फ x एक्सिस है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में उसकी इक्वेशन बन गई। तो अब अगर इसके डायरेक्शन रेशो निकालने हैं तो क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन रेशो तो 1 0 0 आ ही गए। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन 1/√1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 1 ही हो गया ना, ये 1 हो गया। और m कितना आएगा 0 और n कितना आएगा 0।
तो एक्स एक्सिस के जो डीसीज हैं वो आ गए 1 0 0, ठीक है। और इसी तरीके से जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के क्या आ जाएंगे 0 1 0 0 1 0, और इसी तरीके से जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के आ जाएंगे 0 0 1। समझ गए होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस इस तरह से आ गए। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो 3 पॉइंट्स जो हैं हमको कोलिनियर प्रूव करने हैं। तो कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए या कोई भी 3 पॉइंट्स हैं उनको अगर कोलिनियर प्रूव करना है या उनकी हेल्प से बनने वाले वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है, तो आप क्या करें, उनके डायरेक्शन रेशियोज को प्रोपोर्शनल शो कर दें। प्रोपोर्शनल शो कर दें तो आप क्या करो, ए बी वैक्टर निकाल लो और बी सी वैक्टर निकाल लो, ठीक है। ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर निकालिए जरा। सर एक हाँ, डॉट प्रोडक्ट लेकर भी कर सकते हो भाई। जब मेरे को कोलिनियर शो करना है तो फिर क्या करते थे, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर ना, तो यानी कि वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए दोनों वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, वैल्यू गलत आ रही है। हाँ ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लेकर लेकिन करोगे कैसे, डॉट प्रोडक्ट लेकर तो नहीं, वो तो परपेंडिकुलर जब शो करना होता है तब कहते हैं ना डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर दो, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट 0 करोगे तो दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कोलिनियरिटी में, मैं डॉट प्रोडक्ट 0 कर रहा हाँ। तभी मेरा नाम करेक्ट। इसीलिए गलत हो रहा होगा। आप यहाँ पर क्या करो, आप पहले ए बी वेक्टर निकालो और बी सी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी वाले में से ए वाले को सब्ट्रैक्ट करके आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, और ऐसे बी सी वेक्टर में से सी में से बी सब्ट्रैक्ट करके आई जे के लगा दो। 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, करिए आप। बी वेक्टर से ना एबीसी एबी वेक्टर निकालो, बीसी वेक्टर निकालो। तो दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल आ रहे होंगे, ठीक है ना। छोड़ दें फिर इसको, एक्सरसाइज बताइए, एक्सरसाइज कर लोगे ना अपने आप। वो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4-5। तो ये सिर्फ एक मतलब इसका रिकॉल कराने के लिए है कि आपको डायरेक्शन रेशियोज की और डायरेक्शन कोसाइंस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या है, कुछ भी नहीं, आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं वही डायरेक्शन रेशियोज हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या है वो देख लीजिए, ये अपॉन डबल बेस पर बेस पर, हाँ जल्दी हो जाएगा। सर वो a प्लस लैम्बडा b का था। हाँ, अच्छा अगर दो वेक्टर्स को हमको प्रोपोर्शनल मतलब कोलिनियर शो करना है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर। तो वो ये चीज़ है कि ए बी वेक्टर निकाला तुमने, हाँ क्या आया बताओ। -5 + 7 एक मिनट रुक जाओ, ये जो है ए बी वेक्टर कितना आया, माइनस आई यानी कि -1 आई क्या, फिर -5j -5j + 7k +7k। तो ये ए बी वेक्टर आ गया, ठीक है। इसको आप मान लीजिए ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर।
इसी तरीके से अब BC वेक्टर निकाला होगा, वो कितना आया 2i plus 10j 2i प्लस 10j, हाँ minus 14k माइनस 14k माइनस 14k। ठीक है, ये हो गया स्मॉल b वेक्टर, स्मॉल a वेक्टर और स्मॉल b वेक्टर इस तरह से आ गए। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर -1 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे, -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो +2 आ जाएगा, -5 में भी -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो +10, और +7 में भी -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -14 आ जाएगा। ठीक है, तो a वेक्टर इज इक्वल टू -2 इंटू बी वेक्टर आ गया, इसका मतलब a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर आ गया। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए आपको यही चीज प्रूव करनी होती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अब आप आ जाइए लाइन पर। तो यहाँ पर लाइन पर आ जाओ सारे के सारे, सही बात है। एक्सरसाइज 11.1 जो है, इसके 5 क्वेश्चन है, अपने आप करना। फिर है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। तो यहाँ पर तो याद करिएगा, जैसे लाइन में ना ये होता था कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, लाइन की अलग अलग फॉर्म्स होती थी। एक होता था पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में या तो पॉइंट एक पॉइंट दे रखा होता था आपको, पॉइंट मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स, और एक उस लाइन का स्लोप दे रखा होता था, तो उसको हम बोलते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसी तरीके से अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो हम बोलते थे 2 पॉइंट फॉर्म। अगर स्लोप और इंटरसेप्ट दे रखा होता था तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ऐसी ही कुछ फॉर्म्स यहाँ पर करेंगे हम। पहली फॉर्म लिखें, हेडिंग डालिएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस में फर्स्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, फर्स्ट लिखेंगे। अब ये फॉर्म्स है उसकी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, equation of a line through a given point and parallel to a given vector, and parallel to a given vector b vector, small b vector। ठीक है, तो अब ये जो लाइन की फॉर्म्स हैं, इसके अंदर भी 2 फॉर्म्स होंगी, एक होगी वेक्टर फॉर्म और एक होगी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो अब मुझे 2 चीज़ें दे रखी हैं। पहली चीज़ इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, तो एक पॉइंट मेरे को दे रखा होगा, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट मुझे दे रखा है, वो पॉइंट को मैं मानूंगा x1 y1 z1। याद करिए, जब पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालते थे तो वहां पर भी पॉइंट को x1 y1 मानते थे। अभी 3D की बात कर रहा हूँ तो x1 y1 z1 आएगा ना, एक z1 आ गया, तो ये तो पॉइंट हो गया। दूसरा बोल रहे हैं पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी वेक्टर। ठीक, तो जो एक वेक्टर दे रखा है, वो वेक्टर हमको दे रखा है बी वेक्टर। अब ये बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, मतलब एनीथिंग आई कैप प्लस एनीथिंग जे कैप प्लस एनीथिंग के कैप, वो दे रखा होगा हमको क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में 2 चीज़ें अगर मुझे दे रखी है कि एक पॉइंट दे रखा है और एक वेक्टर दे रखा है, तो मैं ये वाली फॉर्म यूज़ करूँगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो भी वेक्टर हमारा आएगा, जो भी लाइन, एक्चुअली लाइन की इक्वेशन बनानी है मुझे, तो वो मैं 2 तरीके से बनाऊंगा। एक तो वेक्टर फॉर्म, अब लिखें वेक्टर फॉर्म, यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट में, आप इधर लिखें वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन वो क्या होगी, आर वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ये हो गया। ये स्मॉल आर वेक्टर क्या होता है,
रिक्वायर्ड, हाँ जो नया वेक्टर हाँ, रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ लाइन, जो लाइन मुझे चाहिए उस लाइन का रिक्वायर्ड वेक्टर, तो उसको बोलेंगे आर वेक्टर। अच्छा, और ये जो बी वेक्टर है ये क्या होगा, ये सॉरी ए वेक्टर, ये क्या होगा, ये होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये जो x1 y1 z1 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, तो x1 y1 z1 वाला वेक्टर जो है ये आपका ए वेक्टर हो जाएगा। और ये जो बी वेक्टर है ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, समझ गए? तो बी वेक्टर जो है वो कैलकुलेट नहीं करना हमको, बी वेक्टर हमको दे रखा होगा, तो एक वेक्टर दे रखा होगा, हाँ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट लिखिएगा। लैम्ब्डा इज अ कांस्टेंट व्हिच कैन बी डिटरमिन्ड, इज अ कांस्टेंट व्हिच कैन बी डिटरमिन्ड बाई सम गिवन कंडीशंस। तो क्वेश्चन में ही कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी, उन कंडीशंस की हेल्प से मैं इस लैम्ब्डा को कैलकुलेट कर लूँगा। समझ गए जी? बताइए, क्लियर है? ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म। अभी क्या है कि एक चीज़, एक कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि हमको अगर एक पॉइंट दे रखा है कि वेक्टर है, कोई लाइन है, सॉरी वेक्टर बार बार बोल रहा हूँ मैं, एक लाइन है, वो लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है और वो पता है हमको कि वो लाइन किसके पैरेलल है, किसी एक वेक्टर के पैरेलल है। तो वो जो वेक्टर है जिसके वो पैरेलल है वो दे रखा है बी वेक्टर, जिस पॉइंट से वो गुजर रही है वो x1 y1 z1, ठीक है? तो इसकी हेल्प से बनने वाला वेक्टर इज कॉल्ड ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर आपको दे रखा है। आर वेक्टर आपको जो लिखना है वो आर वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू एनीथिंग, वो आपकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी उस लाइन की, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद आ जाइए कार्टेशियन फॉर्म पर। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन है वो बड़ी अजीब सी बनेगी। जैसे इक्वेशन होती है, तो अभी तक हमने जो इक्वेशन देखी है वो हमने 2D में देखी है भाई, 2 डायमेंशंस इक्वेशन जो हम देखते हैं हम बड़े कंफर्टेबल हैं कि अगर कहीं पर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखा हुआ आ जाएगा तो हम बड़े कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ जाता है ना y इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 7z, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाएगी यार ये कौन सी दो इक्वालिटी साइन कहाँ से आ गए? तो भाई जब 2 डायमेंशन था तो एक इक्वालिटी साइन आता था, अब 3 डायमेंशन है तो 2 इक्वालिटी साइन आएंगे। तो ये कैसे बनाई जाएगी कार्टेशियन फॉर्म? इसको लिखें x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है? x1 y1 z1, ये पॉइंट x1 y1 z1 ये तो वो पॉइंट है जो हमको दे रखे हैं, और a b और c क्या है? ये इस वेक्टर के b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है? तो a b एंड c आर द drs डायरेक्शन रेशियोज ऑफ b वेक्टर, ये, ठीक है? तो हमें दे रखा होगा एक पॉइंट, तो वो पॉइंट x1 y1 z1 तो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये जो b वेक्टर है ये b वेक्टर कुछ दे रखा होगा ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो 2i कैप तो 2 क्या हो गया a, 3 क्या हो गया b, और 4 क्या हो गया c, ठीक है? तो a b c इस तरीके से आपको यहाँ लिख देना है। ये याद करनी है, ये याद करनी है, b वेक्टर दे रखा होगा, a वेक्टर बना लेंगे इन पॉइंट्स की हेल्प से, ठीक है? यहाँ पर इन पॉइंट्स को सीधा सीधा लिखना है। हाँ जी, सर इसमें जो इक्वेशन दे रखी है, L हाँ L1 है, हाँ वो क्या है? वो क्या है? ये जो a, b और c है, मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और डायरेक्शन कोसाइंस हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है? तो जब ये प्रोपोर्शनल होते हैं तो इसका मतलब ये जो a है इस a में कुछ मल्टीप्लाई होगा या इस a में से a में कुछ डिवाइड होगा। अगर इस a को आप ऐसे ही सोचो कि ये एक इक्वेशन है, मैं एक इक्वेशन में ये बोलता हूँ कि कोई भी इक्वेशन है उसमें हम ये कह देते हैं ना मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड्स। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि डिवाइड द डिनोमिनेटर्स थ्रू आउट बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a को अगर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा? l, ये क्या बन जाएगा? m, ये क्या बन जाएगा? n, ठीक है ना? तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे को कोई वेक्टर दे रखा है और ये बोला जाए कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है मेरे को, तो मुझे ए बी सी निकालने की जरूरत नहीं है, LMN लगाओ और आगे बढ़ जाओ कि हाँ जी हो गई हमारी इक्वेशन बन गई।
तो आप ये कहेंगे कि इन कार्टेशियन फॉर्म the equation can also be written as the equation of line can also be written as तो वो क्या हो जाएगा, x minus x1 upon L x minus x1 upon m और x minus x1 upon n, ये भी लिखा जा सकता है। सर x minus x1 सॉरी, y minus y1 और z minus z। z minus z, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारा बन गया। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, एग्जाम्पल नंबर 6 बिल्कुल आसान सा ही है, छोड़ देंगे उसको, कर लेंगे। बोलो, छोड़ दूँ, बस ये कंडीशन दे रखी है, आप देखिए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 2 minus 4 5 2 minus 4, तो x1 y1 z1 दे दिया, ठीक है। एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, तो b वेक्टर दे दिया 3i माइनस 2j 3i प्लस 2j माइनस 8k। अभी जो वेक्टर फॉर्म है ना, ये वेक्टर फॉर्म तो इन्होंने कर दी बहुत आसानी से। अभी ये जो कार्टेशियन फॉर्म है, ये पता नहीं क्या कहानी कर रखी है इन्होंने। हाँ, हम तो ये वाला लगा देंगे, लेकिन इन्होंने क्या कहानी करी है देख लेंगे। साइन चेंज कर दीजिए। नहीं, अरे यार कुछ सोचो क्या कर रहे हैं, बताओ। था। सर पैरेलल होता है दोनों ने, एक देखिए, आप एक बात बताओ कि मैं करवा ही देता हूँ ये वाला आपको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6 ये जो है ना, ये मैं आपको दो अलग अलग तरीक़ों से कराऊंगा, ठीक। और वो इस वजह से क्योंकि वैसे तो भूलने के चांसेस है नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वेक्टर फॉर्म तो याद आ रही है, कार्टेशियन निकल गई दिमाग से, ठीक। और कई बार ये होता है कि वेक्टर फॉर्म से वो ये कहते हैं कि हेंस फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म, तो जब वो हेंस बोल देंगे तो वेक्टर से कार्टेशियन निकालनी है, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो वो बताता हूँ, इन्होंने वेक्टर से कार्टेशियन निकाली है, कार्टेशियन से वेक्टर भी निकाली जा सकती है, दोनों तरीके करे जा सकते हैं। देखिए क्या, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, find the vector and Cartesian equations of the line through the point 5 2 minus 4 x1 y1 और z1, x1 y1 z1 ये दे रखा है हमको 5 2 minus 4, ठीक। अभी क्या करेंगे, 5 2 minus 4 और b वेक्टर जो दूसरा वेक्टर हमको दे रखा है वो दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ये दे रखा है बी वेक्टर, ठीक है। अभी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अच्छा जी, तो r वेक्टर ऐसे ही लिख दिया, ए वेक्टर क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ठीक। अब कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी यहाँ पर, तो लैम्डा को या तो लैम्डा ही छोड़ दो या फिर आपकी मर्जी है, आप लैम्डा को कह दो 1 है। अब ऐसे ही बोल दो लैम्डा 1 है। वो नहीं, मैं तो थोड़ा टफ बनाना चाहता हूँ, मैं तो 12 लेना चाहता हूँ, 12 ले लो, मर्जी कुछ भी ले लो भाई, कांस्टेंट है ना, अगर कंडीशन दे रखी है कुछ लैम्डा निकालने की तब तो ठीक है, नहीं दे रखी तो लैम्डा की टर्म्स में ही छोड़ दीजिए, वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। अब अगर मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है, तो कार्टेशियन फॉर्म में ए बी और सी ये क्या हो जाएंगे 3 2 माइनस 8, x1 y1 z1 दे ही रखे हैं, तो डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन अगर वो बोलेंगे ना कि हैंस फाइंड, तो हैंस फाइंड में क्या करना होगा, अब समझ लीजिए जरा। कार्टेशियन में ऐसा होता है कि ये जो आपका आर वेक्टर है ना,
ये आर वेक्टर, अगर इस आर वेक्टर को कोई कहे कि नहीं इसको आर वेक्टर को खोल कर दिखाओ, तो ये कैसे खुलेगा? इसको आप लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, समझ गए? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऐसे होती है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है? तो 2 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, लेकिन y और x तो होता है ना उसमें, ठीक है? तो mx प्लस सी वाली हो गई है, ठीक? तो वो mx प्लस सी वाली जो इक्वेशन है वो तब थी जब 2 डायमेंशन थे, जब x और y थे। अब z में आ रहे हैं, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आर वेक्टर की जगह ये रख दिया। अब इधर देखिए, इसको क्या करो, इसमें अब इसको ऐड कर दो, तो 5i कैप प्लस 3 लैम्डा आई कैप, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप हो गया, ठीक है? फिर 2j कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप, तो 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, ठीक है? प्लस -4 के कैप और -8 लैम्डा के कैप, तो प्लस -4 -8 लैम्डा और के कैप। लैम्डा हम किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए वेक्टर या बी वेक्टर? नहीं, करना बी वेक्टर में ही है, ए वेक्टर में नहीं, ठीक है? वो उसमें करना है जो कि पैरेलल दे रखा है। ये वेक्टर जो गिवन है, हाँ जो गिवन है, तो वो दे रखा होगा कि वो लाइन जो आपको बनानी है वो इस वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक? अभी क्या करना है, हम वही इक्वेट कर क्या जो ये बताया है कि एक लाइन की इक्वेशन बनानी है आपको वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी, और वो ये बोल रहे हैं कि वो जो लाइन है वो एक वेक्टर के पैरेलल है। वो वेक्टर ये दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 8 ये दे रखा है। अब आके देखिए, मैंने इसको आई कैप वाले टर्म्स को दोनों को एक साथ, जे कैप वाले एक साथ, के कैप वाले एक साथ रख लिए, कुछ सोच कर रखे हैं ना? कैसे? x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा सेमीकोलन, y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा सेमीकोलन, z इज इक्वल टू -4 -8 लैम्डा। अब क्या करो, x से भी, y से भी, z से भी, तीनों से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तीनों से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। ये हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। ये क्या हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा। ऐड नहीं कर रहा बेटा, ऐड नहीं कर रहा, अलग अलग रख रहा हूँ। देखो एक्स आई कैप इज इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप, मैं आई कैप, जे कैप और के कैप वाले कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर रहा हूँ दोनों तरफ। तो अब क्या हुआ, मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो ये 5 इधर आ जाएगा ना, x माइनस 5, और 3 लैम्डा में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। लैम्डा क्या हो गया, x माइनस 5 अपॉन 3, ये हो गया y माइनस 2 अपॉन 2, और इसी तरह से ये हो जाएगा z प्लस 4 अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू लैम्डा। ये भी लैम्डा के इक्वल, 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 तीनों को बराबर रख दो, कार्टेशियन इक्वेशन बन गई। x माइनस 5 अपॉन 3 y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन माइनस 8, ठीक है? अपने आप देख लीजिए, x माइनस x1 ही होगा, ये x1 ही है ना, y भी तो है, y माइनस ये y1 ही होगा, 2 ही होगा, ये रहा 2, और z माइनस माइनस 4 यानी कि माइनस 4 है, तभी तो z प्लस 4 हुआ, और फिर 3 2 माइनस 8, 3 2 माइनस 8 ही, ठीक है? तो ये हैंड्स फाइंड वाला तरीका है और एक डायरेक्ट तरीका है, ठीक है? इन्होंने हैंड्स वाले तरीके से करा, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड से कर दो या ऐसे कर दो, ठीक है? तो इतना करिए, पहली एक्सरसाइज के जो 5 क्वेश्चन हैं बस उसको कर लीजिए, ठीक है? और ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं समझता हूँ शायद एक क्लास में हो जाएगा ये, ठीक है ना? हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही करते हैं। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा लगेगा टाइम, लेकिन जो बेस थ्योरम है ना, मैं आपके एग्जाम से पहले बेस थ्योरम जरूर करा दूँगा, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन 6 नंबर का रखा हुआ है। सर बड़ी मुश्किल से पिछले साल वही यूनियन सर छुटकारा मिला था ना प्रोबेबिलिटी, फिर वही अरे टेंशन ना लो, मैं बताऊंगा, बहुत आसान है, देखिए। आंसर शीट नहीं, मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए, मेरे पास क्वेश्चन पेपर ही नहीं था, मैं चेक कहाँ से करता, मैं लेकर भी बैठा था उसको, है अभी मंडे को लेना।